अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं उराना अदीब इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। ये तो सच है कि यह आगाज़ हंसी है, लेकिन कौन जाने कि इस आगाज़ का क्या हो अंजाम। ये शेर है पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर इम्तियाज़ अहमद का। इम्तियाज़ अहमद को ये इम्तियाज़ हासिल है कि वो पाकिस्तान के वाहिद टेस्ट क्रिकेटर हैं जिनकी शायरी की किताब है। उनके शेरी मजमूए का नाम है मेरे शेर। इस किताब में 14 नज़में और 7 रुबाइयाँ शामिल हैं। क्रिकेटर शायर से अब चलते हैं मुल्क की क्रिकेट की जानिब। पाकिस्तान में क्रिकेट फेवरेट खेल है। फरागत की भरपूर मसरूफियत, शायकीन के लिए ओढ़ना बिछौना, गेंद बल्ले और मैदान का हसीन इम्तजाज रगों में खून की तरह दौड़ता है। कौमी टीम ने होम ग्राउंड पर एक बड़ी टीम के खिलाफ तवील अरसे बाद जीत अपने नाम की। इस जीत ने कई फतूहात की याद ताज़ा कर दी। फातह आलम होने के सारे मनाजर सामने आए। 1992 को कौन भूल सकता है। हमने एक रोज़ा क्रिकेट में हुक्मरानी अपने नाम की थी। उस वक्त टीम की क़यादत इमरान खान कर रहे थे, जो आजकल मुल्क की क़यादत भी कर रहे हैं। फिर 2009 में मुख्तसर दौरानिए की क्रिकेट की हुक्मरानी मिली हमें। उस वक्त टीम की क़यादत यूनुस खान के पास थी। फिर 2016 में हम तवील दौरानिए की क्रिकेट में सर फहरिस्त आए। उस वक्त टेस्ट टीम की क़यादत मिसबाह हक के पास थी। क्रिकेट के इस रोशन माजी पर भी इम्तियाज़ अहमद का शेर ही कहूँगा। कोई एहसास ना था वक्त की गर्दिश का मुझे, तेरे जलवों के उजालों में बसर होती थी। जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ हालिया होम सीरीज़ में फ़तह से एक और एजाज़ मुल्क ने हासिल किया। वो है T20 मैचेस में फ़तह की सेंचुरी का। पाकिस्तान 100 T20 जीतने वाला पहला मुल्क बन गया। सिर्फ यही नहीं, अलीम डार ने 50 T20 मैचेस में अंपायरिंग करके एक और एजाज़ मुल्क के नाम किया और उन्हें खुसूसी एवॉर्ड से भी नवाजा गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि या मालिक, हमारे मुल्क के मैदान यूं ही सितारों से जगमगाते रहें और हमारी टीम की फतूहात का ये सिलसिला बरकरार रहे। इस फतह के बाद पाकिस्तान सुपर लीग का सीज़न 6 भी अहमियत का हामिल है। दुआ है कि हम इसमें भी फ़रोग पाएँ और कामयाबियाँ समेटें, आमीन। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तेजियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेहमान शख्सियात का तारुफ मैं आपके सामने रख दूं। 2 शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं, हमारे जैसे शख्सियत हैं, बहुत सारे टाइटल इनकी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं। स्पोर्ट्समैन हैं, बिजनेसमैन हैं, माहिर मुआशियात, इसके साथ साथ तजियाकार जनाब नईम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी। वालेकुम सलाम। थैंक यू। दूसरी शख्सियत नाज़रीन मैं आपके सामने उनका तारुफ रख दूँ। उनका ताल्लुक शोबा सहाफ़त से है और तवील अरसा से इससे मुंसलिक है, बल्कि तजर्बे की तवालत कई दहाइयों पर मबनी है। हालात आज़रा पर बड़ी गहरी नज़र है। बैनुल-अक़वामी नशरियाती अदारे के शोबा उर्दू के साबिक हेड, पाकिस्तान के निजी न्यूज़ चैनल के साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे और सीनियर तजियाकार जनाब फैज़ रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम फैज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम राना साहब, आपको और नईम सिद्दीकी साहब को मेरा बसद एहतराम सलाम। सर, आपकी शिरकत वक्त और तजिए का भी शुक्रिया। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो रीडिंग स्टोरी है, सिद्दीकी साहब आपकी जानब मैं आऊँगा और स्पोर्ट्स के हवाले से है। आप भी क्रिकेटर रहे हैं और जैसा कि मैंने तारुफ में बताया कि स्पोर्ट्समैन भी हैं आप। तो पाकिस्तान ने T20 सीरीज़ अपने नाम कर ली है जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ और आखिरी मैच में 4 विकेटों से शिकस्त दी। ग्रीन शर्ट्स ने 165 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द मैच, मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द सीरीज़ करार पाए। और जानना आपसे यही है, मुझे तबसरा ऐसा चाहिए कि बड़े तवील अरसे के बाद हमने पाकिस्तान के मैदानों में यानी होम ग्राउंड पे एक बड़ी टीम को शिकस्त दी है, जो सूरत हाल हमने देखी पिछले दिनों। तो कैसे देख रहे हैं? माशाल्लाह शुक्रिया आदिल साहब। माशाल्लाह बहुत ही खुशी की बात है। सबसे पहले तो वो पूरी कौम को मुबारक हो। और एक खुशी एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास नहीं भी तो किसी को दे सकते हैं। आप देखिए कि पूरे का पूरा मुल्क जो है वो इस वक्त जो है एक कोविड के डिप्रेशन से, इकोनॉमिक के डिप्रेशन से, कुछ माली मामला से, किसी वजह से हर बंदा अपनी किसी न किसी एग्जाइटी का शिकार है। अब जब इसमें ये स्पोर्ट्स आती है ना,
अगर आप बाहर के मुल्कों में जाए ना तो वहाँ आप हर बंदे को उससे पूछेंगे कि बेसबॉल का अच्छा प्लेयर कौन है उसको पता होगा, फुटबॉल का अच्छा प्लेयर कौन है उसको पता होगा, क्रिकेट का अच्छा प्लेयर कौन उसको पता होगा। वहाँ स्पोर्ट्स कल्चर इतना ज़्यादा है कि 90% नेशन जो है ना वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल। पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं होता कि मुल्क का कौन सा वजीर किसका है, कौन सा सहाफत का वजीर है, कौन फॉरेन अफेयर्स का वजीर है, कौन फाइनेंस का वजीर है। ऐसे ही। अब ये पाकिस्तान में आप देखिए 18 साल बाद पाकिस्तान ये सीरीज़ किसी जीता है, और फिर T20 में दुनिया का पहला मुल्क है जिसने 100 मैच जीते। बिल्कुल जी। 164 में से 100 मैच जीतना, मैं कह रहा यही बहुत बड़ी कारकर्दगी है। और इस वक्त जितने भी अप्रिसिएशन आप करें अपनी पाकिस्तानी टीम को, मैं समझता हूँ उतना ही कम है। फिर आपने देखा जाहिद महमूद, एक बहुत बड़ी फाइंड ऑफ द डिकेड वाली बात है, उसका जो फ्लिपर गुगली है, मैं जरूर स्पेसिफिकेशन में गुफ्तगू करूंगा आपसे बॉलर के हवाले से। अब ये देखें मैच कि को कैसे मैच को मैं बेहतरीन देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि मोरल टीम का बहुत बड़ा है, और ये इससे पूरी कौम में देखें, जब पूरी कौम अपनी टीम के पीछे खड़ी होती है ना तो खिलाड़ियों को भी मोरल बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अभी देखें ग्राउंड में अभी तमाशाई भी नहीं थे, बिल्कुल, उसके बावजूद आप देखें इतना अच्छा। और फिर रिजवान वंडरफुल प्लेयर, मैं समझता हूँ कि वाकई बिलाशुबा वो इस वक्त आप उसको कह सकते हैं नंबर 1 विकेट कीपर भी है, और इस वक्त वो नंबर 1 बैट्समैन भी हो गया। मैं सीरीज बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहा, तो सेंचुरी भी की, और इस आखिरी मैच में भी उसने स्कोर किया। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत हाई स्पिरिट है टीम की। अभी अप्रैल में जाना है साउथ अफ्रीका भी टीम ने, और मैं समझता हूँ कि अब कंटिन्यूटी ऑफ द गेम दोबारा मुल्क में आ गई है। यानी आपको नजर आता है कि वो खुशियां बहाल होने वाली वो जो दोबारा वो सिलसिले शुरू हो जाए, बाहर की टीमें पाकिस्तान आना शुरू हो जाए। आप देखिए जब पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होते थे तो पूरी कौम जो है ना, उधर के भी इधर के भी, सिवाय मैच के कोई बात ही नहीं करते थे। तो ये भी एक बड़ी हेल्थी कम्युनिकेशन होती है। एक कॉम्बिनेशन को कैसे देख रहे हैं टीम का कॉम्बिनेशन? इस वक्त टीम का कॉम्बिनेशन देखिए, पहले तो ये कहते हैं जब टीम जीत रही हो तो सब कुछ ठीक होता है। बिल्कुल, पहली बात तो ये है। मैच जीतने हारने के बाद अब अच्छे प्लेयर को भी कंडेम करते हैं, लेकिन बाबर आजम वंडरफुल प्लेयर, मतलब मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में एक दुनिया के मायानात प्लेयरों में से एक प्लेयर हमारे पास बाबर आजम है। इसमें कोई उसके बाद अभी भी हैं वो, अभी भी वो है, ठीक है। और उसके बाद रिजवान है, इसके बाद आप देखेंगे हसन अली को देखें, आप नवाज को देखें, मतलब उनमें पूरी की मतलब फुल मोरल बूस्टिंग है, और दे आर प्लेइंग वेरी गुड। नहीं साहब, मैं मजीद गुफ्तगू भी क्रिकेट के हवाले से आपसे करूंगा, और स्पेशली नया टैलेंट और ये सारी सूरत हाल को डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं ज़रा फैज़ साहब की जानब रुख करता हूँ। फैज़ साहब, चाहें तो आप ज़रूर क्रिकेट पे भी गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपका इतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं सियासत के हवाले से आपकी तरफ आऊँगा। नाक़िस कारकर्दगी, पंजाब के सैकड़ों अफसरों के खिलाफ कार्रवाई, वज़ीर-ए-आज़म का अवामी शिकायत बर वक्त हल ना करने पर नोटिस, 1586 अफसरों की जाँच पड़ताल, 263 को वार्निंग और 111 से वजाहत तलब कर ली। तो कैसे देख रहे हैं जी ये कारकर्दगी और ये वज़ीर-ए-आज़म की सरजनश? बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ क्रिकेट पे बोल सकूं। और सिद्दीकी साहब की तरह मैं भी अपनी खुशी का इजहार करूं। आफ्टर ऑल मैं भी एक पाकिस्तानी हूं। देखिए, क्रिकेट जो है ना वो सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं है। हो सकता है कि मुझे उसकी ये तमाम जो रिकॉर्ड्स बन रहे हैं या ये तमाम जो जुजियात हैं उनके बारे में इतनी मालूमात ना हो, लेकिन हकीकत ये थी क्रिकेट एक महज एक गेम नहीं है। ये हमारा एक नेशन बिल्डिंग एक वेपन है, यानी एक ऐसा टूल है हमारा, ऐसा जरिया है जिससे आप देखें पूरे खैबर से लेकर कराची तक हर शख्स इसमें इन्वॉल्व होता है, और पूरे सब लोग जब पाकिस्तान जीतता है तो सबको खुशी होती है, और जब पाकिस्तान हारता है तो सब मखमूम होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा। इसके अलावा देखिए, क्रिकेट की और बहुत बड़ी जो अहमियत है वो डिप्लोमेसी की है कि आप हमारे सिद्दीकी साहब भी अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि खुद ज़ियाउल हक साहब ने इसको क्रिकेट डिप्लोमेसी को किस तरह से इस्तेमाल किया था, और एक बहुत बड़ी जो जंग और बहुत बड़ा कोई गहरा सानहा हो सकता था उसको उन्होंने अवॉइड किया था जब वो राजीव गांधी के साथ मैच देखने इंडिया पहुंच गए थे। और इसके अलावा भी आप देखें कि कई दूसरे मौकों पर भी क्रिकेट को इस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, फिर दूसरा जो तीसरा बहुत बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तान को, पाकिस्तान सिर्फ चंद टीमों में से एक है दुनिया की जो बहुत ही नुमाया क्रिकेट की टीम है, और जिसकी जो आउटरीच है वो बहुत ज्यादा है दुनिया में इस हवाले से। तो ये हमारी जो इमेज बिल्डिंग है, यानी हमारा जो पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है, आपको मालूम है कि ओवर द इयर्स, खुसूसन जब से सोवियत यूनियन ने, जो कि फॉर्मर सोवियत यूनियन ने जब अफगानिस्तान में आके जो मामला जहाद का उसका शुरू किया था, और हमारा जिस तरह से एक नेगेटिव इमेज बिल्ड हुआ दुनिया में उस वाक़े के बाद,
क्रिकेट ने हमेशा हमें सहारा दिया है, हमारा एक सॉफ्ट इमेज हमारा डेवलप किया है। तो इसके लिहाज से मैं समझता हूँ कि चाहे कोई क्रिकेट पसंद ना करे, लेकिन इस स्पोर्ट्स से मोहब्बत इसलिए है कि ये हमारे मुल्क के हक में है और हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा है और बहुत बड़ी खुशी की बात है। और पाकिस्तान ने बड़ा नाम रोशन किया है जी कि इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई आपके पास, पाकिस्तान में अब लोग आ रहे हैं, कितना बड़ा मैसेज जैसे मैंने अर्ज किया कि जो हमारा इमेज है अब जो सॉफ्ट इमेज, उससे अब लोगों को मालूम हो रहा है कि हाँ ये पाकिस्तान इज ए सेफ कंट्री टू गो एंड प्ले। और लोगों के लिए जैसा इन्होंने हमारे सिद्दीकी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि इतनी सब कुछ देखिए मुश्किलात के बावजूद अब हमारे लिए थोड़ी हर छोटी खुशी जो है बहुत अहम है और हम हर खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अपनी जो हमारी जो मनफी सोच है उसको थोड़ा सा कुछ देर के लिए, ठीक है मसाइल हैं, लेकिन रख के कुछ चीज़ें जो पॉजिटिव हैं हमारी कौमी ज़िंदगी में उस पर कंसंट्रेट करें। और क्रिकेट एक हमारे लिए उसका बहुत बड़ा जरिया है और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्लेयर्स का कि उन्होंने हमारे लिए खुशी फराहम की, मुझे बहुत खुशी है। अब आइए आपके दूसरे सवाल की तरफ। देखिए वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन, इनकी हुकूमत का एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन शुरू से ये रहा है कि ब्यूरोक्रेसी ने इनका साथ नहीं दिया है अब तक, और ये इसका बरमला इजहार करते रहे हैं। और जो एक शिकायत है इन वज़ीर आज़म को और उनके वज़रा को कि जो पिछली जो हुकूमतें थीं उन्होंने इतना डीप डाउन जाके ब्यूरोक्रेसी में अपनी जड़ें मजबूत की हुई हैं कि ब्यूरोक्रेट्स उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे जिस तरह के पिछली हुकूमतों को करते थे और फाइलें हमारा रख के बैठ जाते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए ये बात जो है ना, ये थोड़ी दो धारी तलवार है। इसकी वजह ये है कि एक तरफ तो वजीर आजम ने फिर बाकायदा धमकियां हमारा भी दी खुल करके, हम उनको फायर कर देंगे, हम उनको ये कर देंगे। तो एक वजह तो ये भी थी कि लोगों ने कारकर्दगी अपनी दिखाना बंद कर दी, फाइलों पे साइनें करना बंद कर दी और उठा के एक तरफ रख दिया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो लॉयल पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की जो लॉयल ब्यूरोक्रेट्स थे वो इस वक्त भी मेरी अपनी दानिश में मैं किसी पर बेजा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता ब्यूरोक्रेट्स पे, लेकिन कुछ ऐसे क्वार्टर्स, कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां वो रेजिस्टेंस है। और वहीं और खुसूसन सूबे पंजाब में, चूंकि बहरहाल एक नवाज शरीफ का अभी भी गढ़ समझा जाता है, खुसूसन सेंट्रल पंजाब, तो वहां आपको ये ब्यूरोक्रेसी में रेजिस्टेंस नजर आता है और वजीर आजम का फ्रस्ट्रेशन बजा है इस बारे में कि वहां हमारी कारकर्दगी। मेरा सवाल ये है, आपको लगता है कि ये जो वार्निंग्स दी गई हैं और वजाहत तलब की गई है इस पे, इसके हवाले से कुछ यानी कोई काम भी होगा और ये चेक एंड बैलेंस कोई रंग भी लाएगा? अच्छा, इसमें देखिए थोड़ी सी इसमें सटल्टी की जरूरत है, यानी ये मामला बहुत नाजुक है। तो मैंने जिससे अभी इसी कमेंट में मैंने अर्ज किया है कि अगर आप जब लोगों को धमकियां देंगे तो देखिए हर जगह वज़ीर आज़म नहीं पहुंच सकते, हर जगह उनके वजीर नहीं पहुंच सकते। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां सिर्फ और सिर्फ लोगों का विल, उनका इरादा और उनकी रजामंदी शामिल होती है मामला को आगे बढ़ाने में। और एक शख्स, एक मामूली सा जो आपका जो ब्यूरोक्रेट है या इवन चपरासी भी है किसी महकमे में, तो वो भी एक अहम किरदार अदा कर सकता है, बशर्ते कि वो उसके पास वो इंथुजियाज्म और जोश व खरोश हो। तो वजीर आजम को थोड़ा सा इस मामले में सख्त करें, किसी और अंदाज से सख्ती करें, लेकिन इस तरह से पब्लिकली ब्यूरोक्रेसी को ह्यूमिलिएट करना मैं नहीं समझता कि इट्स अ गुड पॉलिसी। इट मे बी अ गुड, इट मे गिव यू अ गुड, लेट्स सी कि हो सकता है कोई मजीद स्ट्रेटजी सामने आए वज़ीर आज़म की जानिब से या हुकूमत की जानिब से। मैं ज़रा इसमें थोड़ा सा मैं भी इजाफा कर दूँ, चूँकि जावेद फैज़ रहमान साहब चूँकि वहाँ वाशिंगटन में बैठे हैं, इनको पता है कि वहाँ पे कौन से महकमे में जाके किसको ढूंढना है कि हमें सिफारिश करानी है, क्या ट्रैफिक ऑफिस में जाके जो लाइसेंस बनाना है किसी को ढूंढना है कि एसपी से बात करनी है, क्या किसी जगह जो फाइल ट्रांसफ़र करानी है, ये प्रॉपर्टी ख़रीदनी है कि वहाँ किसी को ढूंढना है कि हमने कैसे सिफारिश करानी है, या एयरपोर्ट पे उतरते हुए क्या ढूंढना है कि प्रोटोकॉल मिले सिफारिश करानी है। भाई बेसिक सिस्टम ये है कि पिछले 70 साल से हम अंग्रेज़ों के छोड़े हुए ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम में कायम है। इसमें आप ब्यूरोक्रेट्स को तो मोरद इल्ज़ाम ठहराएँ या ना ठहराएँ वो एक अलग बात है, भाई सिस्टम को क्यों ठीक करते। हर हुकूमत आगे ये क्यों कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को शो, भाई ब्यूरोक्रेसी दे आर द सर्वेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट है। कायद आज़म ने कहा था कि यू आर नॉट द लॉर्ड, यू आर द सर्वेंट ऑफ द पीपल। तो निज़ाम ऐसा है ब्यूरोक्रेसी में। मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 के अफसर हैं ब्यूरोक्रेसी में, तो वो पीएन भी शामिल है जो आपको साहब के कमरे के अंदर नहीं जाने देता। ब्यूरोक्रेसी में वो क्लर्क भी शामिल है जो कि फाइल को दबा के रखता है। मैं इस सिस्टम से बिल्कुल एग्री नहीं करता।
नहीं, और मैं समझता हूँ जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? मैं सिस्टम का जिम्मेदार इस हर उस हुकूमत वक्त को ठहराता हूँ जो पिछली ब्यूरोक्रेसी को देखें, हमें पिछले 30-35 साल से हमने देखा होगा कि ब्यूरोक्रेसी को यूज़ किया जा रहा है। अपने मतलब का चीफ सेक्रेटरी लेके आते हैं, अपने मतलब का आईजी लेके आते हैं। भाई क्यों? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, निज़ाम होना चाहिए। निज़ाम अगर ठीक होगा, सही होगा, तो ये चीज़ों की अब शो का देखें आप एक निज़ाम आप हमारे मुल्क में देखें, जो ग्रेड 17 में जो आदमी भर्ती होता है उसने अपना ऑटोमेटिक उसे तरक्की करते जाना है और ग्रेड 19-20 तक उसको कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपने कौन से निज़ाम वजह किए हैं कि आपकी यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होगी, आपकी यहाँ प्रमोशन नहीं होगी, आपसे यहाँ सवाल पूछा जाएगा? आपने निज़ाम ही शुरू दिन से ऐसा बनाया है। आप FBR को देख लें, आप CDA को देख लें, आप KDA को देख लें, आप कोई भी मिनिस्ट्री को उठा के देख लें। भाई करप्शन तो यही चाहिए और यही वो कह रहे हैं कि मैं आपको बताऊँ, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि करप्शन इज अ ब्लेसिंग एंड डिसगाइज इन दिस कंट्री। ये ना हो तो लोगों के काम ही ना हो, लोग तो बैठे नहीं बाहर खड़े। ये मुशर्रफ साहब का जुमला दोहरा दिया बिल्कुल सही। लेकिन सिद्दीकी साहब मैं जरा आपसे फिर दोबारा, लेकिन ये मुनासिब बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि मुशर्रफ साहब को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। जी, वो कह रहे हैं मुशर्रफ साहब को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन जब हमारे हुक्मरानों की ये सोच होगी तो आम आदमी को कहाँ से इंसाफ मिलेगा सर? अच्छा सिद्दीकी साहब, मैं ज़रूर सियासत की तरफ जाऊँगा, लेकिन आपसे तो मुझे स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत सारी बातें पूछनी है। यानी एक तो वाज़े, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है कि हमने फतह की सेंचुरी मुकम्मल कर ली T20 में। जी बिल्कुल। अब एक ये फतह की सेंचुरी लाजम बात है कि क्रिकेट और महारत के बेस पे है, सलाहियतों की बेस पे है। और दूसरा, मैंने बोला था कि यंग टैलेंट के हवाले से बात होगी, और वो जाहिद महमूद, उन्होंने 3 विकेटें हासिल करके मैच में, और ICC की जानब से भी उनको सराहा गया है। तो कैसे देख रहे हैं क्रिकेट की ये सूरत हाल, स्पेशली पाकिस्तान की ये फतह की सेंचुरी और जाहिद महमूद का टैलेंट? देखें, जैसे मैंने पहले कहा कि फतह की सेंचुरी तो बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान एक इस तरह उभरा है आके, उस जैसे मैंने पहले कहा कि ऐसे माहौल की वजह से कि जब वार गेन टेरर की वजह से बाहर से कोई पाकिस्तान नहीं आ रहा और इश्यूज चल रहे थे, उसके बावजूद पाकिस्तान में इतना टैलेंट होना ये बहुत बड़ी बात है। और गरीब मुल्क में इतना टैलेंट होना, आपको पता है हमारे कई लड़के ऐसे हैं, ये जो हमारे बॉलर्स हैं, उनके पास जूते नहीं थे क्रिकेट खेलने के लिए, और उसके बावजूद जो है वो जिस तरह उन्होंने आके अपने आप को शो अप किया, और ख़ासतौर पर ये जाहिद की आप बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत आउटस्टैंडिंग उसने बॉलिंग की और फ्यूचर का बहुत बड़ा एसेट है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि एसेट को नरिश कैसे करना है, उसको प्रमोट कैसे करना है, उसकी सलाहियतों को उजागर कैसे करना है, उसको आने वाले वक्तों में पाकिस्तानी टीम का बेहतरीन एसेट कैसे बनाना है, उसको पॉलिटिक्स से अलग रखना है। हमारा ये होता है कि जब वो टीम मैच हारती है पूरी की पूरी हर तरह से तनकीद होना शुरू हो जाती है। नहीं, जब तो वहाँ पे आपको कोचिंग के हवाले से आपके ज़हन में कोई ऐसी बात आती है? देखिए कोचिंग, देखिए हमारे वही प्लेयर कोचिंग कर रहे हैं जो अपने वक्त के टॉप प्लेयर थे। बिल्कुल। अब कोच को और प्लेयर को दो सेपरेट करें तो वो एक अलग बात है। ट्रेनर ज़रूर अच्छे होने चाहिए। फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस जो है ना बहुत ज़रूरी है। आप जितने मेंटली स्ट्रांग होंगे उतना विकेट पे आपका खड़ा होना आपके लिए बेहतर होगा, आप उतने सुकून से आप खेल सकेंगे। बाहर के मुल्कों में देखें ना, उनमें मेंटल बहुत स्ट्रांग है, वो वेरी स्ट्रांग। फिजिकल फिटनेस तो सब की है अपनी अपनी जगह। हालिया सीरीज के बाद और फतह के बाद आपको क्या लग रहा है कि आगे देखें इसको कंटिन्यू करना है। अब एक इशू है बहुत बड़ा, न्यूजीलैंड का दौरा हुआ आपके सामने। अब ये इन्वायरमेंट जो है पाकिस्तान बहुत सारे मैचेस दुबई में खेले। दुबई की जो इन्वायरमेंट है, पाकिस्तान की जो इन्वायरमेंट है, ड्राई विक्ट्री हैं। अब यहाँ पे अगर आप फर्ज है स्पीड विक्ट्री बनाते हैं तो आपको एडवांटेज होता है। अब यही अब जब इंग्लैंड में जाते हैं तो वह गेंद स्विंग भी करता है, वहाँ ठंड भी होती है, एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है, साउथ अफ्रीका में और आगे साउथ अफ्रीका में यही। तो आपको हर जो प्लेयर है ना, हर सेक्शन का प्लेयर जो है ना वो तैयार करना है, और हर किस्म की विकेट पे खेलने वाले प्लेयर जो है ना आपको तैयार करने ज़रूरी है। ये अब करेंगे। हाँ, हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग वो बहुत कमज़ोर है। इस पूरे मैचेस में अब देख रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर ने कोई काम नहीं किया। अब रिजवान ने सेंचुरी कर दी, नीचे वालों ने जाके चौके छक्के मार दिए, और उन्होंने जैसे हसन अली ने स्कोर किया, मोहम्मद नवाज ने स्कोर किया। अब ये जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है ना, अगर ये मिडिल ऑर्डर बैटिंग किसी भी टीम का बहुत बड़ा एसेट है। ये 2 डाउन 3 डाउन ये जो प्लेयर जो है ना, इनको यहाँ पे आगे 50 करनी चाहिए। आप देखें जावेद मियाँदाद की मिसाल मैं आपको देता हूँ। आपने 92 के वर्ल्ड कप की बात की, हर मैच में उसकी 50 है। बिल्कुल। अच्छा, फिर वो प्लेयर एक ऐसा प्लेयर था कि जो प्लेयरों को खिलाता था।
ऐसे ही इम्पोर्टेंट ये है कि सीनियर बात है कि नियत का स्टेमिना 50 के बाद शुरू होता था और फिर वो प्लेयर को खिलाता था साथ, यानी कि आप उसको तो आपको लग रहा है कि कोई ऐसा पोटेंशियल या आने वाले वक्त में कोई ऐसे प्लेयर्स अभी मुझे देखें ना, आप बाबर जो है ना अभी यंग है और इमर्जिंग प्लेयर है माशाल्लाह, बहुत टैलेंट है उसमें, लेकिन ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं ना, इनको जूनियर प्लेयर के साथ मिल के उनके मॉरल बूस्टिंग करनी, और ख़ास तौर पे जब विकेट पे एक सीनियर प्लेयर और एक जूनियर प्लेयर खेल रहा है तो सीनियर प्लेयर को उसको खिलाना चाहिए। ये पहले आप देखें, हाँ ये पहले आप हमारी पुरानी टीमें आप देखेंगे ना, उसमें देखें आपको जावेद मियांदाद जैसा प्लेयर सब कॉन्टिनेंट में नहीं पैदा हुआ, उसने पूरी टीम को चलाया है। वर्ल्ड कप के मैचेस देखें, आपके मिसाल सामने है कि पूरी टीम को उसने साथ लेके चलाया। नहीं, आपको लग रहा है ना कि फिर मजीद आने वाले इंशाल्लाह डेफिनेटली कामयाबी की जानिब जा रहे हैं और इंशाल्लाह टीम के हवाले से, कॉम्बिनेशन के हवाले से। सही। फैज साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ तो ज़रा सियासत के हवाले से मजीद गुफ्तगू कर लेते हैं। ऐवान बाला की बात करते हैं, इंतखाबात हैं उसके और कागजात नामजदगी जमा कराने की आज आखिरी तारीख है, पोलिंग 3 मार्च को होगी। कैसे देख रहे हैं ये सारी की सारी गहमा गहमी? राना साहब देखिए, इतनी खुशी की बातें हो रही हैं, आप जरा हमारे सिद्दीकी साहब की आवाज़ में जरा देखें कितनी उनमें खुशी और कितना जोश है। हाँ, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि इसमें भी थोड़ा जोश आप डालें ना, क्योंकि सियासत में तो आप ही को बात कर रहे हैं। आप बात तो सिद्दीकी साहब भी करेंगे, लेकिन सिद्दीकी साहब ज्यादा इसलिए खुश हैं कि वो हैं स्पोर्ट्समैन, और क्रिकेट वैसे भी पाकिस्तान जीता है, और मैं भी वो मैं साथ साथ खुशी रखूंगा, लेकिन जो आपको लगता है वो जरूर बयान करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए, एक और बात मैं थोड़ी सी ज़मीनी तौर पर इस पे साथ ये भी अर्ज करूं, जैसे मैंने इससे पहले कहा क्रिकेट के हवाले से, कि इसमें कोई शक नहीं कि हमने क्रिकेट को उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया अभी तक जिस तरह के हम कर सकते थे, लेकिन क्रिकेट ने हमारा साथ दिया। क्रिकेट ने हमको एक बेहतर आलमी एक इमेज कायम करने में मदद दी, एक आलमी पोजीशन दी, एक हमको कई मौके फराहम किए डिप्लोमेसी वगैरह के। तो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि दूसरे स्पोर्ट्स जो हैं उन पर भी तवज्जो देने चाहिए। हमारे पास अभी जैसा अभी सिद्दीकी साहब हमारे मोहतरम ने फरमाया कि वसाइल नहीं होते, लड़कों के पास जूते नहीं होते, आपने भी कहा, लेकिन उसके बावजूद वो अपना नाम कमाते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि हमारी बहुत सी जो गरीब आबादियां हैं, खुसूसन कराची में जो लियारी का इलाका है, वहाँ पर फुटबॉलर बहुत बड़े रसिया, बहुत बड़े अच्छे और बॉक्सर्स, तो अगर उन लोगों की भी थोड़ी सी जरा एक परवरिश की जाए, उनको भी थोड़ी सी मराद दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, तो ये फुटबॉल का आपको मालूम है कि दुनिया का जो सबसे मकबूल तरीन गेम है, खेल, वो फुटबॉल है। दुनिया के ऑलमोस्ट हर मुल्क में, हर कोने में देखा जाता है, समझा जाता है। पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, तो क्रिकेट के साथ साथ, मैं ये नहीं कहता कि क्रिकेट की कीमत पर ऐसा करें, क्रिकेट को और प्रमोट करें, उसको और आगे बढ़ाएं, लेकिन साथ साथ और जो स्पोर्ट्स के मौके हैं वो न सिर्फ है कि पाकिस्तान हमारे अंदरूनी जो दाखिली मामलात हैं उसके लिए अच्छा होगा, हमारी नेशन बिल्डिंग में मदद मिलेगी, हमारे लोगों को कुछ सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा, कुछ खुश होने का मौका मिलेगा, बल्कि आलमी तौर पर हमारा इमेज जो है इससे बेहतर होगा। अभी बॉक्सर देखिए हमारा एक जीता था, हमने उसकी इतनी ज्यादा पजीराई नहीं की कौम ने। तो ये वो सब चीजें हैं, जैसे सद पारा साहब हैं, हम खुशी है मुझे कम से कम कि उनको एक रिकग्नाइज किया जा रहा है, मोहम्मद अली सदपारा साहब को इस अंदाज से कि एक अल्लाह ताला, अभी भी हालांकि कंफर्म नहीं है, लेकिन जो भी हो अल्लाह ताला उनके लिए जो कुछ भी हो बेहतर करे, लेकिन वो बहुत बड़ा नाम है। तो ये सब चीजें हैं जो सियासत से हटकर भी हम लोगों को हमारी कौम के लिए कुछ मौके होना चाहिए कि इन चीजों पर जोर दें। अब आइए आपके सेनेट की तरफ। देखिए, अब मुझे नहीं कहना चाहिए इस मौके पर, लेकिन एक बहरहाल एक बात है, हकीकत है कि सियासत हमारे पास एक इंडस्ट्री बन गई है साहब। इट्स एन इंडस्ट्री। एक मामूली से काउंसलर से लेके ऑल द वे टू द टॉप ऑफिस, ये एक ऐसा पेशा है जो सबसे पहले लोग इस बात पर तवज्जो देते हैं कि ठीक है, अगर मेरे पास कोई कुर्सी आई है, मेरे पास कोई ओहदा आया है, तो मैं उससे अपने आप को और अपने खानदान को और अपने बच्चों को किस तरह से एनरिच कर सकता हूँ। और ये जो कुछ आप देख रहे हैं सेनेट में, अभी हमारे मैं सलीम साफी साहब का प्रोग्राम देखा था जियो पे, तो उस पर एक साहब ये फरमा रहे थे कि जो छोटे मोटे जो MPs जो मुख्तलिफ छोटे इलाकों से जब इलेक्ट होते हैं, मुंतखब होते हैं, तो उनका फोकस यही होता है कि एक मौका ऐसा आएगा कि उनको अपना वोट, सेनेट में जब वोट देंगे तो वो अपना सारा खर्चा अपनी कैंपेनिंग का और आइंदा की जो कैंपेन है उसका वो खर्चा निकालेंगे। और ये एक अंडरस्टूड बात है। और जिसमें मैं इससे पहले भी गालिबन आप ही इसी के 2 रोज पहले आप ही के प्रोग्राम में ये बात हुई कि इसमें हम सब लोग बराबर के शरीक हैं। इसमें कोई एक पार्टी, इवन हुक्मरान पार्टी भी इसमें शामिल रही है। आप देखें गुलाम सरवर साहब जो अपनी कई तादाद से बढ़कर वोट लिए हैं,
मैंने इससे पहले आजम सवाती साहब का जिक्र किया था, उनका भी हवाला मौजूद है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने इसको अपना एक इंडस्ट्री के तौर पे अपना लिया है। आज ठीक है, आखिरी तारीख है, आपके पास लिस्ट आ जाएगी। एक अच्छी खबर ये है कि PTI ने एक शदीद एहतजाज के बाद एक अननोन से साहब थे, अब्दुल कादिर साहब, उनसे टिकट लेकर अपने एक पुराने वर्कर को दिया है। इट्स ए गुड थिंग, इट्स ए गुड। लेकिन मैं इसी को मजीद अगर आगे बढ़ाऊं फैज साहब, तो PTI सिंध में इख्तलाफात शुरू हो गए हैं फैसल वाडा साहब के हवाले से और सैफुल्लाह अब्दू को सेनेट इंतखाबात का टिकट क्यों दिया गया। एतराज़ात आए हैं, शिकायती खत लिखा गया है, गवर्नर सिंध को मुलाकात का वक्त लिया गया है, और बल्कि एक MNA है अब्दुल शकूर शाद, उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान भी कर दिया और सेनेट में वोट ना डालने का ऐलान किया है। और साथ में रात में वहाँ पे कल, क्योंकि वो गए थे शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा, तो एयरपोर्ट पे उनसे मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है जो कैंडिडेट्स इस्तकबाल के लिए आए थे जिन्होंने मुलाकात की। तो ये इख्तलाफात आपको किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं पार्टी के हवाले? देखिए, फैसल वाडा साहब एक बड़ी मुतनाज़िया शख्सियत हैं, और उनकी खुद जो कौमी असम्बली में जो उनका इंतखाब हुआ है उस पर भी बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं, बहुत ही सवालात उठे हुए हैं कि वो आखिर किस तरह से मुंतखब हुए। लेकिन वो जिस तरह से जो अब उनके पास हमारे पास एक मुहावरतन एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, मुझे नहीं मालूम कि ये, हालांकि मेरी उर्दू ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी एक ये जो उनके पास क्या गीदड़ संगी है कि वो हर अपने किसी भी तनाज़े से और किसी भी बहरान से बासानी निकल जाते हैं। और जब फिर उनकी ज़बान देखिए, उनका रवैया देखिए, उनके जो अल्फाज हैं, जो जिस तरह जो दावे करते हैं सामने दोहरी शरीयत के हवाले से, दोहरी शरीयत के हवाले से। लेकिन उस सब तो ये एक वज़ीर आज़म साहब को सोचना चाहिए कि ये उनके लिए, अगर वो वाक़ईतन एक नागुज़ीर है पार्टी के लिए, तो उनको कई और दूसरी तरह से भी अकोमोडेट किया जा सकता है। ये वाज़े तौर पर इसका मैसेज ये है जो कराची में इस वक्त हुआ है, वो ये कि चूंकि फैसल वाडा साहब की असम्बली में रुकनियत खतरे में पड़ गई है, फैसला आ सकता है, तो उनको ऑलरेडी एक ऐसे बैक डोर से इस तरह से लाकर एक और किसी हकदार आदमी को, जिसको जो कि सेनेट का वहाँ हकदार है, जिन्होंने पिछले 22-23 साल से वज़ीर आज़म साहब का साथ दिया है, जब ये बिल्कुल कोई इनको वहाँ रास्ता देने को तैयार नहीं था। तो ऐसे लोगों को आगे लाने की बजाय अब इनको ये सोचना चाहिए, जो लगता है कि फैसल वाडा के हवाले से इमरान खान कुछ ऐसा सोचेंगे, वाडा साहब के हवाले से इनको रीथिंक करना चाहिए। और ये जो प्रेशर है इस वक्त, ये मुतहम्मिल नहीं हो सकते इन मामलात में उलझने के। इस वक्त जो कौमी मसाइल बहुत अहम है, किसी और को मेरी तरफ से मेरा मशवरा ये होगा कि रिकंसिडर करें इसको। सही। सिद्दीकी साहब, सियासत में भी जैसे उन्होंने कहा कि ये भी वाकई एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। खुद उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब का ऐसा बयान था कि इसमें 50 से 70 करोड़ तक का एक वोट जो है वो बिल्कुल, अब तो बहुत बड़े इंकशाफात हो रहे हैं। अभी जैसे बात हो रही है कि बलूचिस्तान की असम्बली में तो 7 MPs को एक सेनेटर चुनना है। अब ये क्राइटेरिया ऐवान बाला जो इसको हम कहते हैं, एक बहुत तकद्दुस है उस ऐवान का, सब कुछ है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हमें देखना चाहिए कि क्या मेरिट होना चाहिए उस शख्स का जिसने आके कौम को रिप्रेजेंट करना है, जिसने लेजिस्लेशन करनी है, जिसने कानून बनाना है। और वो 62-63 देखिए, इस वक्त तो असम्बली आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, वहाँ जो हालात होते हैं, मेरा ख्याल है वो कमेटी चौक और फवारा चौक में इतनी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अभी पीछे आपने देखा है वहाँ क्या हुआ, और शो का नोटिस इशू हो गए। अब इस सेनेट इलेक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त सीट है ना सर, वो है इस्लामाबाद की। अब्दुल हफीज़ शेख साहब को PTI ने टिकट दिया है। अच्छा, वो भी पीपल्स पार्टी के भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, PTI के भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। एक तो हमें लोग नहीं मिलते, ये भी बहुत बड़ा मसला है। इंडिजिनस हमारे पास लोग नहीं है, हमें बाहर से बुलाने पड़ते हैं, या उन पे गौर नहीं किया जाता। ठीक है ना, फैसल वाडा की जगह किसी और को एडजस्ट किया जा सकता है। देखिए, अब्दुल कादिर की जगह किया ना। अब पहले बात है कि अब्दुल कादिर साहब की पहले आपने सिलेक्शन की, कोई तो मेरिट होगा, फिर आपने उनको हटाया, थोड़ी हो गया होगा, ऐसे बहुत अरसे से मुशावरत हो रही होगी ना। अब ये देखें कि टोटल 342 का ईवान है, इसमें 180 सीटें जो है वो हुकूमती पार्टी की, और 158 सीटें जो है वो तकरीबन अपोजिशन की हैं। जमात इस्लामी की 4 सीटें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह यहाँ पे अगर कोई अपसेट होता है, ये सीटें ऐवान ज़ेरी की आप कर रहे हैं, जी, ये जो सेनेट, ज़ाहिर है ये जो 2 सीटें हैं इनको इन्होंने वोट देने हैं ना। बिल्कुल। तो ये इस्लामाबाद की सीट का कंपटीशन जो है ना वो बड़ा टफ होगा। और अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाते हैं
तो फिर ये जो अपोजिशन जो अदम एतमाद की तरह की बात करती है तो वो उसमें और ज़्यादा उनको आपको कुछ लगता है ऐसा हो पाएगा होने के चांसेस? देखिए, होने को तो यहाँ संजनानी साहब का वाक़या आपके सामने है, होने को तो या कुछ भी होता है, या कोई चीज़ अनहोनी नहीं है। सही, ठीक है। मैं सिद्दीकी साहब थोड़ा सा क्रिकेट के हवाले से मज़ीद पूछूंगा, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से एक और एजाज़ पाकिस्तान के नाम हुआ है और वो है अंपायरिंग के हवाले से अलीम डार साहब का। अलीम डार साहब तो T20 मैचेस की मैं समझता हूँ कि इतने नॉन कंट्रोवर्शियल अंपायर शायद दुनिया में कोई नहीं है जितने के अलीम डार साहब। और अलीम डार साहब ने पाकिस्तान में क्रिकेट की अंपायरिंग में पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। उन्होंने 50 वनडे मैचेस की अंपायरिंग बहुत सारे अवार्ड्स वो अपने नाम बहुत सारे अवार्ड दिए, और कल भी उनको खुसूसी अवार्ड दिया गया है। ही इज़ अ वंडरफुल मैन। बहुत बहुत आपको लगता है कि इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान की क्रिकेट में अंपायरिंग के हवाले से मजीद अंपायर? सर अब तो मसला ही ख़त्म हो गया ना। अब तो अंपायर दूसरे मुल्कों से आते हैं, न्यूट्रल अंपायर होते हैं। ये तो कोविड की वजह से अंपायरिंग इस वक्त हमने अपने अंपायर खड़े किए, लेकिन उसके बावजूद फिर भी ये एक साइन ऑफ क्वालिटी है पाकिस्तान, बिल्कुल क्वालिटी। अनीम डार एक बहुत बड़ा नाम। अब जब अंपायर खड़ा होता है ना, वो अंपायर नहीं है कि जिसने अगर नॉट आउट कह दिया तो उसको चेक करने वाला कोई नहीं है। अब तो एक्शन रिप्ले है, एक एक मिली सेकंड का रिप्ले देखा होता है, बहुत कुछ है। तो अंपायर के सिर पे बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन आप देखें कि मेरा ख्याल है कि अलीम डार साहब के 90% फैसले ठीक होते हैं, फॉर और अगेंस्ट दोनों सूरतों में। तो ये किसी भी अंपायर की आजकल के दौर में बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है। आपने देखा पहले, आपको लगता है इस शोबे में मजीद पाकिस्तान की जानिब से कोई डेफिनेटली, इंशाल्लाह। सही। मैं वापस आता हूँ आपकी जानिब। फैज साहब, जिस तरह हम बात कर रहे हैं सेनेट की और सेनेट इलेक्शन की, तो नून लीग की जानिब से भी तो इंतखाबात के लिए 7 उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो गया है। इरफान सिद्दीकी, सैफुल मलूक खोकर को कागजात जमा कराने की हिदायत की गई है और इसके साथ साथ प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं उन हजरात के जो ज़ेर हिरासत हैं, जिसमें शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसफ, खुर्शीद शाह और अली वजीर जेल में हैं। तो कैसे देख रहे हैं ये सूरत हाल भी और नून लीग की जानिब से उम्मीदवारों का? मेरा ख्याल नून लीग के ये दोनों, देखिए इरफान सिद्दीकी आप चाहे से इख्तिलाफ करें बात करें, उनका एक बहरहाल नून लीग में और खुसूसन नवाज शरीफ साहब की खुद ज़ाती हवाले से बहुत बहुत अहमियत है। वो बहुत मशहूर और बहुत ही मशाक लिखारी हैं और उन्होंने नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है, खुसूसन जब वो जंग में कॉलम लिखा करते थे, उसको बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है और कुछ मसाइल का भी शिकार हुए हैं अपनी इसी वफादारी, इसी लॉयल्टी से। तो मैं समझता हूँ कि नून लीग के लिए ये एक अच्छा सिलेक्शन है कि कोई अमीर आदमी नहीं है, कोई बहुत मालदार आदमी नहीं है, एक मुतवस्सित तबके के से उठ के आए हैं। अब माशाल्लाह खुशहाल हैं, लेकिन एक बहरहाल एक मिडिल क्लास के आदमी है और उनको इस तरह से देना मैं समझता हूँ अच्छा है। और सिद्दीकी साहब भी खुश होंगे, उनका और इनका लास्ट नेम भी मिलता है तो। लेकिन और इसके बाद जो खोकर साहब हैं, गालिबन उनको अभी जो पिछले दिनों एक बहुत जबरदस्त खबरों में रहे, जो कि उनकी जो बिल्डिंग्स को जिस तरह से मार किया गया, तो इमारत के हिसाब से कंपैरिजन नहीं है जी, इमारत के हिसाब से दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। सही, हाँ नहीं है, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि शायद उसमें एक थोड़ा सा उसका एक फैक्टर होगा कि एक मैसेज, क्योंकि ये एक मैसेजिंग और एक नैरेटिव बनाने के लिए भी चीज़ें की जाती हैं, तो इसमें ये एक अच्छा है। और आपने ये कहा कि जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं, ज़ाहिर है कि ये एक दे वर रिक्वायर्ड बाय द लॉ, को इन्होंने फेवर नहीं किया अपोजिशन को कि, और उसके अलावा ताकि पूरा एक आपके पार्टिसिपेटिव एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अगर आप हर एक को वोट देने की इजाज़त नहीं देंगे तो ये आपके अपने लिए, आपके अपने इमेज के लिए बुरा होगा। तो उन्होंने अपने लिए अच्छा किया। प्रोडक्शन ऑर्डर, फैज़ा, प्रोडक्शन ऑर्डर जो जितने भी सियासतदान ज़ेरे हिरासत हैं, जिनमें शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसफ, खुर्शीद शाह जैसे नाम। हाँ, मैंने ये भी अर्ज किया। गालिबन मेरी आवाज आपको आ रही है ना प्रॉपर? जी अब आ रही है। जी बोलें। जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करना एक कानूनी, एक आईनी जिम्मेदारी है इस मौके के लिए, इस इलेक्शन के लिए। तो ये इन्होंने अच्छा इक़दाम किया है और इस पे उन्होंने कोई अपोजिशन पर या कौम पर कोई एहसान नहीं किया, अपना एक आईनी तकाजा पूरा किया है। तो उसके लिए बहरहाल ये भी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इस एक तकाजा पूरा किया। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक लाइटर नोट, हमारे अभी सिद्दीकी साहब ने फरमाया कि जी कोई भी जीत सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है,
एक छोटा सा शेर सुना दूं आपको कि तुम हमारे किसी तरह ना हुए, तुम हमारे किसी तरह ना हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। तो अब देखिए कि ये बहरहाल ये वाकई में सामने आएगी, ऐसी सूरत-ए-हाल भी सामने आएगी। सिद्दीकी साहब आप क्या कहेंगे? मेरे पास क्रिकेट का एक सवाल है जो मैं एंड पे आपसे पूछूंगा, लेकिन मुझे ये जरा सेनेट के हवाले से नून लीग और ये देखिए सेनेट जो है ना वो तो ऐवान बाला है, मैं तो ऐवान उमरा कहता हूँ उसको। बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें गरीब आदमी जा ही नहीं सकता, कहलाता है, ठीक है ना जी। जहाँ पे ओपनली आपको पता होगा इतने इतने करोड़ों रुपए के मामला हैं और पहले भी होते रहे हैं, ये कोई हिडन बात नहीं है। और अभी आपने वीडियोस भी देखी हैं। और ये ओपन बैलेट में समझता हूँ इस लिहाज से शायद बेहतर ही होगा कि वहाँ कम अज़ कम मुनाफकत नहीं होगी। अगर कोई बिका भी है तो कह देगा हाँ जी मैं बिक गया हूँ, या मेरा ज़मीन मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं उनको वोट दूँ, मैं अपने ज़मीन के मुताबिक वोट दे रहा हूँ। लेकिन ये होना नहीं चाहिए। हुकूमों के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं होती कि हमारी मुल्क में या किसी भी मुल्क में किसी भी पोस्ट के लिए या किसी भी ऐवान के लिए जाने के लिए इस किस्म की बातों हो कि वहाँ करप्शन से बंधा जाता है। अब वो वक्त नहीं, आने वाले वक्त बहुत मुश्किल है। अब आने वाला दौर इकोनॉमी का दौर है। अब आने वाला दौर ऐसा नहीं है, जागीरदारी का दौर नहीं है, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। ये आप दुनिया में वही तरकेगा जिसकी इकोनॉमिक्स बेहतर होगी। चाइना को आप देख लें, आपके सामने है। नहीं, पहली बात तो ये है कि अब तो क्योंकि ऑर्डिनेंस भी निकाला गया है, रेफरेंस भी है, देखिए सर वो देखिए अब हुकूमत भी बुखलाहट का शिकार है ना। ऑर्डिनेंस भी निकाल दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी चली गई, तहकीकाती कमेटी भी बना दी, उसके बाद जो ऑर्डिनेंस है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत भी कर दिया। तो सारी की सारी चीज़ें जो है ना इस वक्त कोई एक ऑर्डर में नहीं चल रही। यानी कि आप एक चीज़ का इंतज़ार किए बगैर दूसरे पे जंप ऑन कर रहे हैं, दूसरी चीज़ का इंतज़ार किए बगैर तीसरे पे जा रहे हैं। तो इस वक्त हुकूमत भी कन्फ्यूजन का शिकार है। और ये मिसाक जमहूरियत में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब ये लिखा था कि सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए, ओपन बैलेट होना चाहिए। ये बात भी सामने मौजूद है। अब सियासत में कल की चीज़ जो है वो आज नहीं रहती और आज की चीज़ कल रहेगी या नहीं रहेगी। तो जो चीज़ एंड पे ये देखा गया जिसको अपने मफाद में जो चीज़ बेहतर लगती है वो उस पर जाना चाहता है, जो इस वक्त बॉटम लाइन है। सही, इस वक्त जो बॉटम लाइन है। फैज़ साहब, हॉर्स ट्रेडिंग की वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने वाजे कर दिया है, दो टोक पैगाम उनका है जी। कहते हैं पैसे लेकर वोट बेचने वाला वाक़या इस्लामाबाद के किस घर में हुआ, इदारों के पास रिपोर्ट मौजूद है। तो सवाल मेरा यह है कि इदारों के पास वाकई अगर रिपोर्ट मौजूद है तो तहकीकाती कमेटी किस लिए? देखिए ये जो वीडियो अब इतनी जोर शोर से मामला उछला है इसका और इतना सामने आया है, तो इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं। और खुद आज अभी जैसे मैं अर्ज कर रहा था, हवाला दे रहा था एक शो पर, टीवी शो पर, आप इनके अपने जो वजीर हैं हमारे सवाती साहब, उन्होंने बाकायदा इकरार किया इस बात का कि ये वीडियो पहले से मौजूद थी और इसका इल्म था। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब इल्म भी था और सब मौजूद थी ये सब चीज़ें, तो पहले इसको क्यों नहीं उठाया गया मामले को, और पहले क्यों नहीं कार्रवाई की गई? जब ये चीज़ पब्लिक हुई तो फिर ये सारे इस्तीफे तलब करना और समावी तनकीद का क्या जवाब है? उसकी वजह ज़ात ज़ाहिर है कि सब इसमें शामिल हैं। और खुद जो नाम मैं और आप अब तक लेते आ रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जो इस पूरे इस बहती गंगा में हाथ धोने या इस गलीज काम में, जो लेन देन का काम है, इसमें ये लोग अपने हाथ गंदे कर चुके हैं। देखिए बात ये है, मैं अपना सिद्दीक साहब से भी सवाल पूछना चाहता था और आपके सामने भी रखना चाहता हूँ कि ओपन बैलेट का मसला ये है शो ऑफ हैंड्स का, कि ज़ाहिर है एक आईनी तौर पर गलत होगा, क्योंकि आइन में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये इसको एक सीक्रेट बैलेट के तौर पर होगा। तो उसके लिए आपको एक आईनी तरमीम चाहिए अगर आप मामले को चेंज करें। जब ये कंसेंसस था तमाम पार्टीज का, मिसाक़ जमहूरियत पर भी ये चीज़ सामने आ चुकी थी, तो हुकूमत को ये चाहिए था कि पहले ही जब इतनी दूसरी तरामीम की बात हो रही है तो इसको भी सामने लाकर इस ऐन मौके पर इस चीज को इस तरह से फॉर्मुलेट करने की बजाय इनको पहले डिस्कस करना चाहिए था। पहले तो मेरा एक सवाल ये चाहिए था या कानून साजी होनी चाहिए। एक मेरा छोटा सा सवाल ये है, आप भी ये बताइए कि क्या सेनेट के इलेक्शंस में मुतनासिब नुमाइंदगी के तौर पर काम किया जा सकता है? हालांकि वो भी आईनी तौर पर नहीं है, लेकिन हम बजाय क्यों वोट के चक्कर में क्यों बढ़े? हमें मालूम है किस पार्टी की क्या पोजीशन है और किससे कितने वोट्स हैं। अगर हम यही हमारी ख्वाहिश है कि तमाम पार्टी के जो मेंबरान हैं वो अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट दें, तो आप मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत कर लें कि ये पार्टी का स्लेट है, ये इनके वो हैं, इसके इतने वोट्स होंगे और खुलकर बता दें। जैसे अगर ऐसे क्यों नहीं करते कि पार्टी की जो लीडरान है उनको इख्तियार दे दें कि वो अपने जो मेंबरान हैं उनके बिहाफ पे वो वोट दे दें। मकसद तो यही है ना, ट्रस्ट की बात है ना। अच्छा सिद्दीकी साहब, एक हेडलाइन है, नई गाड़ियां 3 माह के अंदर फरोख्त पर 2 लाख तक टैक्स, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से प्रॉपर्टी और नया पाकिस्तान
सर्टिफिकेट्स में सरमायाकारी पर राहत का ऐलान, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब देखिए सर, ये गाड़ियों का तो मसला ये है कि ये अब 300% से ज़्यादा इस वक्त गाड़ियाँ इंपोर्ट हुई हैं पाकिस्तान में, ठीक है। लोकल जो पहले गाड़ियों को बनाने का कहा गया था, इंडस मोटर्स को या होंडा को या सुजुकी को डिलीशियस प्रोग्राम में जाएंगे, उन्होंने शायद उस तरह लोकल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं गए। अब ये गाड़ियों की ना ब्लैक बहुत हो रही है, लोगों ने, इन्वेस्टर ने गाड़ियाँ उठा ली हैं, 10-10 लाख रुपए इस वक्त की गाड़ी पे ऑन चल रहा है। आप देखें कि जहाँ सूरत हाल बिज़नेस कोई नहीं है और तो यही सबसे बड़ा बिज़नेस बन गया। एक एक डीलर ने कई 100 गाड़ियाँ जो है ना वो बुक की हुई हैं। और आप देखें कि एक गाड़ी जिसकी फ़िक्स प्राइस जो है वो अगर 50 लाख है और वो 55 लाख या 60 लाख में बिक रही है, तो ये कौन से बिज़नेस डायनामिक्स हैं, ये कौन सा बिज़नेस है जो ये चल रहा है? और ये मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है। इस पे ऊपर 2 लाख रुपए का अगर उन्होंने टैक्स लगाया है तो बिल्कुल लगाना चाहिए, ताकि ये डिस्करेज हो और जो मुस्तहिक है या जो वाकई एक्चुअल यूज़र है वो गाड़ी खरीदे, ये नहीं है। और लेकिन ये बातें जो है ये भी तो फिर सिर्फ अमीरों के लिए रहेगी सर, गरीबों के लिए क्या है? अच्छा, गरीबों के लिए तो वैसे भी सवाल ये पूछ रहे थे, गरीबों के लिए क्या है? सही। सिद्दीकी साहब, वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी। आपकी आमद का शुक्रिया, फैज़ साहब आपकी शिरकत वक्त और तज़िये का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।